पीएफआई के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए इस संगठन के बारे में सबको जानना समझना जरूरी है। इसके अलग अलग विंग्स हैं, मुखौटे हैं। पीएफआई का गठन 2006 में हुआ था। 20 राज्यों तक पीएफआई का असर है। पीएफआई से जैसा मैं कह रहा हूं, 2006 में 4 या 5 अलग अलग संगठन थे, उनके एकजुट होने के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। आज की तारीख में 20 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई का फुटप्रिंट है। कुछ लोग कहते हैं कि 23 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में पीएफआई का प्रेजेंस है। पीएफआई में 15 से ज्यादा संगठन अभी पीएफआई के हैं। अलग अलग स्वरूप में वो अपने आप को समाज में रखते हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, रिहैब इंडिया, ये सब कुछ छोटे मोटे संगठन, कुछ संगठन है पीएफआई के। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई का मुख्यालय है। दिल्ली में पीएफआई का विस्तार दक्षिण से उत्तर तक है। पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए झारखंड में बैन भी हुआ था। इस बैन को उन्होंने कोर्ट में चैलेंज भी किया था। यूपी एमपी में बैन की मांग हो रही है। बार बार कहा गया है कि इस संगठन के इरादे नेक नहीं है और ये जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है ये देश विरोधी है, देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। आइए आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। गिरिराज सिंह बार बार ये कहते आए हैं कि पीएफआई की गतिविधियां देश विरोधी हैं। सुनिए। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है। पहले से ही लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। दस तस्वीरें हैं देश भर से। पुणे महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता, हैदराबाद, पूर्णिया, मल्लापुरम इन केरला, बेंगलुरु कर्नाटक में, मदुरई तमिलनाडु में और बेंगलुरु फिर जो कर्नाटक की राजधानी है। हर जगह पर देश भर में कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर पीएफआई की छापेमारी हुई है। यहां पर तो हमने आपको उत्तर प्रदेश में भी कई सारे लोकेशंस हैं, उसकी डिटेल्स और भी आगे आपको बताते रहेंगे। देश भर में ये कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट क्रैकडाउन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में जहां जहां हिंसा या फिर बवाल होता है वहां वहां पीएफआई का नाम क्यों आ जाता है। अब आप देखिए, दिल्ली में पीएफआई पर दंगे भड़काने का आरोप लगा। जहांगीरपुरी हिंसा में भी पीएफआई का नाम आया। कानपुर दंगे के मास्टरमाइंड का लिंक भी पीएफआई से था। यही नहीं, यूपी के हाथरस में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देने के भी आरोप पीएफआई पर लगे। पटना के फुलवारी शरीफ केस में खतरनाक साजिश का आरोप भी पीएफआई पर ही लगा। सीएए के लिए शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट था वहां पर भी पीएफआई का रोल सामने आया था। तो सीएए से लेकर आज जो अभी हुआ है हिजाब के प्रदर्शन को लेकर, वहां पर भी पीएफआई और उसके जुड़े संगठनों का नाम है। अब राजस्थान से भी बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने राजस्थान के पीएफआई सचिव सादिक को जयपुर से हिरासत में लिया है। वहीं पीएफआई के राजस्थान अध्यक्ष आसिफ को चेन्नई से हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि राजस्थान में एसडीपीआई के जो हेड हैं वो नॉर्थ केरला में मलप्पुरम में मौजूद थे। उनको वहां से भी राजस्थान में ऑपरेट कर रहे पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। भवानी देवरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, अभी बता रहे थे कि जयपुर में जहां
भवानी, राजस्थान में आप वहीं मौजूद हैं जहां पर पीएफआई का ये दफ्तर था। थोड़ी देर पहले प्रदर्शन हुआ और आपने कहा कि वहां से भी, जयपुर से भी अध्यक्ष को की गिरफ्तारी हुई है, कोटा में भी गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई के दफ्तर पे ही हम, और यहीं पर रेड हुई थी। 3:30 बजे शुरू हुई थी, 9 बजे तक रेड चली थी। लेकिन पीएफआई के जो अध्यक्ष को, राजस्थान अध्यक्ष आसिफ, उनको केरल के मलप्पुरम से अरेस्ट किया गया था। और लेकिन उनके यहाँ पर जयपुर दफ्तर पे, जो प्रदेश कार्यालय पीएफआई का, यहाँ रेड की। और आसिफ के कोटा के सांगोद के पास में उनका घर है, जहां पर भी रेड की गई। और सांगोद से काफ़ी दस्तावेज बरामद किए, जयपुर दफ्तर से भी बरामद किए गए। और उसके बाद में जो हमारी जो इनपुट है, इसके मुताबिक ये पिछले काफ़ी दिनों से उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर नज़र रखी जा रही थी। और राजस्थान में जो एक्टिविटीज़ थी पीएफआई की, काफ़ी सवालों के घेरे के अंदर थी। कई ऐसे इश्यूज़ आए हैं। अगर आप राजस्थान की पिछली घटनाओं को अगर कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे सूफा का, आपको ध्यान होगा कि एक टेरर एक्टिविटीज़, एक मॉड्यूल जब जयपुर को दिलाने की कोशिश हुई थी, तब ये आरोप लगे थे कि क्या सूफा का कनेक्शन पीएफआई से है। और फिर जब राजस्थान के अंदर नुपुर शर्मा केस के बाद में जगह जगह पर प्रदर्शन हुए, चाहे उदयपुर का मसला आया और बाकी मसला आया, तब भी ऐसे आरोप लगे थे। अजमेर के अंदर जो हुआ था, जब भड़काने वाले बयान, जो सिर तन से जुदा के नारे दिए गए थे, उसमें ये ऐसे आरोप लगे थे। तो उसमें भी एजेंसियां उस वक्त से भी लगातार जांच कर रही थी। तो राजस्थान में जो पीएफआई की एक्टिविटीज़ है, उसको लेकर कई सवालों के घेरे में थे। दूसरा जो फंडिंग का मसला है कि जिस तरीके की जो पैसा जहां से आ रहा था और उसका उपयोग कहां पर किया जा रहा था, ये सवालों के घेरे में थे। इसीलिए जो आसिफ से कड़ी पूछताछ होगी, और वो पैसा कहां गया, कहां खर्च किया गया, क्या देश विरोधी गतिविधियों के अंदर वो पैसा खर्च किया गया, ये तमाम जांच होगी। जी धन्यवाद भवानी आपके अपडेट के लिए। पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में एनआईए और ईडी का जॉइंट एक्शन। देश के 10 से अधिक राज्यों में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी। कई राज्यों के पीएफआई प्रमुख समेत 100 से अधिक लोग गिरफ्तार। कुछ जगहों पर कार्रवाई का विरोध। पीएफआई के खिलाफ देश भर में चल रही छापेमारी पर गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई अहम बैठक। एनएसए अजीत डोवल के साथ ही गृह सचिव और एनआईए चीफ भी रहे मौजूद। दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ से भी मिले। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 को अपने पाले में करना चाहते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर